डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं। मैं अपनी बात शुरू करूं, बात शुरू करने से पहले हमारे भगवान इस देश के करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता और हमें धम्म के मार्ग पर ले जाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं, धम्म कामनाएं। मैं एक लाइन में सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। साथियों, आज का दिन ये हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए नहीं, विश्व के हर उस देश के हर उस व्यक्ति के लिए गौरवान्वित करने वाला है जिस भी देश में कभी बड़े पैमाने पर शोषण रहा है। जैसे बड़े बड़े देशों में रंग के आधार पर शोषण रहा, हमारे यहाँ जाति के आधार पर शोषण रहा, आज भी है। कहीं ऊंच नीच की भावना का शोषण है, कोई क्षेत्र का शोषण है। तो बाबा साहब अम्बेडकर उस शोषण के खिलाफ एक मजबूत आवाज है और ये आवाज लगातार बुलंद रहनी चाहिए। आज आप देखते होंगे कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करते हैं, जिन्होंने ताउम्र उनका विरोध किया, हिंदू कोड बिल जब वो स्थापित करना चाहते थे तो उनका बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। पूना पैक्ट की लड़ाई भी याद होगी, जब दलितों को और आदिवासियों को 2 वोट का अधिकार मिलने वाला था, तब भी माननीय गांधी जी ने उनका विरोध करके उनको आरक्षण रूपी एक झुंझुना देने का काम किया। लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर टूटे नहीं और आज हम सबको अधिकार देकर चले गए। आज जिन लोगों ने उनका विरोध किया, उनकी औलादें गले में नीला पन्ना डाल करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आगे झुकने का काम करते हैं, उनके गले में माला डालने का काम करती है। आज चाहे पक्षों विपक्षों, भारत की कितनी बड़ी राजनीति हो, वो बाबा साहब अम्बेडकर के बिना शुरू नहीं होती। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों की राजनीति आज बाबा साहब अम्बेडकर के बिना शुरू हो रही है। आज बाबा साहब की जयंती है तो जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। यहां मेरे अपने लोग हैं और सबको समझना जरूरी है कि बाबा साहब क्या चाहते थे। बाबा साहब जब पूरा पैक्ट का समझौता हुआ तो बाबा साहब ने एक बात कही थी गांधी जी को कि मिस्टर गांधी, 20वीं सदी तुम्हारी तो 21वीं सदी मेरी है। ये बात 19वीं सदी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी जी को कहते हैं। और सोचिए, 20वीं सदी जा चुकी है और ये 21वीं सदी के 25 साल भी गुजर चुके हैं। 21वीं सदी के 25 साल गुजर जाने के बावजूद भी हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को कितना स्थापित कर पाए, ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। या हम धर्म के रास्ते पर कितने लोगों को लाकर खड़ा कर पाए, ये सवाल भी हम अम्बेडकरवादी लोगों को हमसे पूछना चाहिए। हमें समझना होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष है, उसका निचोड़ क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश से गैर बराबरी दूर करना चाहते थे। वो किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उस व्यवस्था के खिलाफ थे जो गैर बराबरी पर आधारित थी, जो महिलाओं का शोषण दिखाती थी, जो दलित, शोषित, वंचितों का, पिछड़ों का शोषण दिखाती थी, उसके वो खिलाफ थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने बात और कही जाने से पहले, क्या मेरे अनुयायियों, अगर तुम इस कारवां को आगे ना बढ़ा सको तो इतनी मजबूती से कसकर पकड़ के रखना, ये कारवां पीछे भी ना जा पाए। अब ये सवाल भी कुछ जरा ताली ना वैसे सुने, ये सवाल भी अब हमें अम्बेडकरवादियों खुद से पूछना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां आगे बढ़ा पाए या वो कारवां धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहा है। अगर वो कारवां आगे बढ़ा पाए होते तो आज संविधान में जिस प्रकार से संविधान के आर्टिकलों से छेड़छाड़ होती है वो ना होती। और जो अगर वो छेड़छाड़ हो रही है तो हमने बाबा साहब अम्बेडकर का काम अपनी पूरी ईमानदारी से नहीं किया। इसमें मुझे कहने से कोई गुरेज नहीं हूं, मैं भी आप ही का बच्चा हूं, मैं भी इसी में शामिल हूं। बाबा साहब अब एक बात और कह गए थे, उन्होंने राजनीति को एक मास्टर चाबी बताया और ये कहा था, राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जो आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। मैं आपको 26 जनवरी 1950 में लेकर चलता हूं, जब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश को संविधान दे रहे थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर इस देश को संविधान देते हैं और संसद भवन से हंसते हुए बाहर निकलते हैं, सबको समझा करके कि संविधान में ये एक अच्छाइयां है,
तो बाबा साहब के साथ के नेताओं ने कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हो। तो वो लोग कहते हैं हाँ, बाबा साहब कहते हैं हाँ मैं आज बहुत खुश हूँ, आज मैंने रानी का पेट चीर दिया। अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा यहाँ के गरीब शोषित वंचितों के अंगूठे से जन्म लेगा, यानी के वोट से जन्म लेगा, वोट से जन्म लेगा। तो बाबा साहब के सामने जो लोग इस सवाल को कर रहे थे वो हंसते हुए कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, हम जानते हैं कि तुम इस देश के शोषित वंचितों को अधिकार दे चले हो, महिलाओं को अधिकार दे चले हो, लेकिन हम ताकतवर और दिमागदार लोग हैं, हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, जरूरत पड़ी तो खरीदेंगे, राजा अपना बनाएंगे। और उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। उन्होंने हमारे लोगों को कहीं डराया, कहीं धमकाया, कहीं खरीदा और इस देश का राजा अपना बनाकर खड़ा कर दिया, जो मनु की व्यवस्था पर आधारित है। उस राजा को बनाकर खड़ा कर दिया और उस राजा ने जिस मिथक को डॉक्टर अम्बेडकर ने तोड़ा, जिस गैर बराबरी को डॉक्टर अम्बेडकर ने लात मारी, उस गैर बराबरी को उस राजा ने पुनः खड़ा कर दिया। आज आपके देश में कई जाकर के देखेंगे तो झगड़े हिंदू मुस्लिम के होते हैं, हिंदू मुस्लिम के झगड़े चल रहे हैं, बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, कोई छोटी जाति ऊंची जाति के झगड़े चल रहे हैं। तो याद करो ना बाबा साहब का दिन, बाबा साहब ये बात पहले कह गए थे, लेकिन हम जैसे निकम्मे लोगों ने ये नहीं सोचा। हमने बाबा साहब के दिए गए अधिकार के तहत एजुकेशन हासिल की, हमारे घर में टीवी आया, बीवी आई, हमने घर मकान बनाए, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को हमने धोखा देने का काम किया। अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को धोखा न देते तो इस देश में 20 से 25% दलित आदिवासी रहते हैं, इस देश में 50% बैकवर्ड क्लास के लोग रहते हैं और इस देश में 10% सोन क्लास के लोग भी ऐसे हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को अपनी आइडियोलॉजी मानने का काम करते हैं। अगर हम निकम्मे ना होते तो इस देश का राजा बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर बनता, इस देश का राजा गैर बराबरी को तोड़ते हुए बनता, इस देश का राजा करुणा, मैत्री, समता, समानता की भावना वाला बनता। हम नहीं बना पाए, हम आपस में मस्त रहे। बाबा साहब ने एक किताब लिखी है, रिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का संपूर्ण विनाश, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी। हमने बाबा साहब का झंडा पकड़ा, हमने बाबा साहब का चित्र पकड़ा, हमने बाबा साहब के गले में मालाएं डाली, हमने बाबा साहब के गले में पैसों की माला डाली, हमने बड़े बड़े उनके भवन बनाए, सब कुछ तो हमने किया, लेकिन बाबा साहब की एक किताब का पालन नहीं कर पाए। हम अपनी जाति से बाहर नहीं निकल पाए। अगर इस देश का दलित पिछड़ा अपनी जाति से बाहर निकलता और वह शास्त्रों की व्यवस्था के तहत भी ये सोच के कि हम शूद्र हैं और बल मुट्ठी होकर खड़ा हो जाता, तो यहाँ पर आज करुणा मैत्री का भाव होता, यहाँ दलित मुसलमान के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, स्वर्णों के नाम पर झगड़े ना होते। हम नहीं सुधरे। मेरी ये समय में नहीं आता। मैं जब एक और देखता हूँ, जब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मस्थली आता हूँ, जब एक और देखता हूँ, जब दीक्षा भूमि जाता हूँ, जब चैत्य भूमि जाता हूँ, कि वहां पर बाबा साहब के नाम से सफेद कपड़े पहनकर बहुत सारे लोग पंचशील गले में डाले हुए घूम रहे हैं, जय जयकार करते घूम रहे हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का सपना कौन सच करेगा? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक खूबसूरत चीज और आप लोगों को दी, इस देश के हर गरीब को वंचित को दी, लोकतंत्र, बोलने की आजादी, जो आर्टिकल 19 आपको देता। हमने उस आजादी का प्रयोग भी नहीं किया। उस लोकतंत्र के तहत डॉक्टर अम्बेडकर ने एक खूबसूरत चीज और दी, वोट। हमने उस वोट के अधिकार का प्रयोग भी नहीं किया। अगर बात की जाए इस देश की समस्याओं की, इस देश की समस्याओं का समाधान है सिर्फ आपका वोट। आप कैसे नेता को बिठाते हैं, वो कैसे जनता की समस्या पर बात करता है, ये वोट उस समस्याओं का समाधान है। हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमने सोचा कि ये वोट तो बाबा साहब अम्बेडकर हमें देकर चले गए हैं, कभी हम इसको हलवा खाकर दे देंगे, कभी भाई बंदी रिश्तेदारी में दे देंगे, कभी यारी दोस्ती में दे देंगे। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के पूरे जीवन के असंघर्ष जब हम देखते हैं तो शोषित वंचितों के लिए लोकतंत्र की व्यवस्था, इस वोट के अधिकार को ही बाबा साहब अम्बेडकर पूरा अपना जीवन लगा देते हैं कि शोषित वंचित खड़े हो और अपने हक अधिकार ले। ऐसा नहीं हो पाया। बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद आरपीआई आई, आरपीआई ने डॉक्टर अम्बेडकर का काम नहीं किया, कुछ ही दिन किया फिर छोड़ दिया। उसके बाद काशीराम साहब खड़े हुए और बसपा का निर्माण हुआ। बसपा ने भी चंद समय के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का काम किया, लेकिन फिर उस काम को कहीं ना कहीं धूल में मिलाने का काम किया। अब धीरे धीरे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग आपके बीच में आए। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत बड़ा तीर मार दिया जाएगा, ना मैं ये कहता कि दुनिया पलट दी जाएगी, सबको अधिकार दे दिए जाएंगे, नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहता हूँ, जितनी मुझे समझ है कि अगर किसान के बेटे को किसान मंत्री बनाओगे
तो खेती का मूल्य बता पाएगा कि सही मायने में गन्ना किस फसल में होता है और गेहूं फसल की कब कटती है। अगर मजदूर के बेटे को श्रम मंत्रालय दोगे तो मजदूरों की समस्या पर बात कर पाएगा, और अगर व्यापारी के बेटे को व्यापार मंत्रालय दे दोगे तो वो व्यापारियों की समस्या पर बात कर पाएगा। वरना नेताओं के बेटे को कुछ भी देते रहो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये मेरी समझ आता है। यही डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे, यही डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे। लेकिन आज की व्यवस्था कैसी है? आज की व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर की व्यवस्था बिल्कुल उलट है कि अगर आपके बीच में एक मंत्री का बच्चा आ गया तो आपने सबने उसका स्वागत किया, सम्मान किया, सब कुछ किया। और अगर आपके घर में ही ऐसा कोई काबिल आदमी रहता है जो वाकई डॉक्टर अम्बेडकर की व्यवस्था चला करके यहाँ की राजनीति से लेकर सबको चुनौती दे सकता है तो आप उसका सम्मान नहीं करेंगे। अपने घर में झांकिए, अगर आपके घर में डॉक्टर अम्बेडकर, तथागत बुद्ध, संत रविदास, गुरु नानक, कबीर की फोटो है, आपके घर में साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले की फोटो है, तो समझिए सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने से हमारा उत्थान नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जो लिख करके गए हैं वो हो जाएगा। क्या आप जानते हैं इस देश की पूरी इकोनॉमी बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित व्यवस्था पर स्थापित है? क्या आप जानते हैं यहाँ के जितने बांध हैं ये सब बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर स्थापित है? यहाँ की हर वो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, डॉक्टर अम्बेडकर सारी व्यवस्थाओं पर लिखकर आपको बताकर गए हैं कि किस समय क्या करना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। आज देश में कोई नहीं जानता। मैं उड़ीसा गया, वहां बांध बने हुए हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी कलम से जिनका स्ट्रक्चर तैयार किया, वहां डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर न लगा करके दूसरे लोगों की तस्वीर लगाई उड़ीसा में। सोचिए कि हम कैसे लोग हैं। इस देश की बहुसंख्यक आबादी, कौन सी आबादी? जो सफाई करती है, लैट्रिन साफ करती है, जो झाड़ू लगाती है, जो रिक्शा चलाती है, जो केले बेचती है, जो मेहनत मजदूरी करती है, जो खेती किसानी करती है, वो आबादी आज तक समझ ही नहीं पाई कि उनके बाप के बाप ने उन्हें क्या दिया, और उनके बाप के बाप जैसा कोई विश्व में नहीं है। आज भी अगर बुद्धि की बात की जाए तो हर किसी का नाम दूसरे नंबर पर आता, पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आता। अमेरिका के लोगों ने कहा, वहां के राष्ट्रपति ने, कि डॉक्टर अम्बेडकर अगर यहाँ जन्मे होते तो हम उनको सूर्य का दर्जा देते। और सोचिए आज बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा इस देश में सबसे ज्यादा टूटती है। अगर आपको बाबा साहब अम्बेडकर की एक स्टैचू लगानी हो तो आपको यहाँ से राज्यपाल तक जाकर के उस स्टैचू की परमिशन लेनी पड़ती है जब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाती है। जिस इंसान का सम्मान उस देश में सबसे पहले होना चाहिए था, आज उसके सम्मान के लिए हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, उनके परिवार के लोगों को लड़ना पड़ता है। समझिए क्या है। इस राजनीतिक ताकत को पहचानिए। बाबा साहब अम्बेडकर को आज किताबों से धूमिल कर दिया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले का संघर्ष किताबों से हटाया जा रहा है। नहीं पता लग रहा है किसी को कि क्या यहाँ के महापुरुषों का संघर्ष। आज शहीद आजम भगत सिंह के सिर पर भगवा लपेट करके उन्हें भगवादारी कह दिया जाता। जब भाई भगत सिंह को पढ़ेंगे तो पता लगेगा उनसे बड़े नास्तिक है ही नहीं यहाँ पर भारत में। तो हमें जब तक जानकारी नहीं मिले तो हम डॉक्टर अम्बेडकर को सही से पढ़ ना ले, और ये फर्ज है हमारा उनको पढ़ना। और सुनो, आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर इंदौर में खड़ा होकर मैं कहता हूं कि अगर हम जिंदा रहे और डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा था, यहाँ की व्यवस्था को बदलने में जीवित रहे और व्यवस्था बदल दी, तो आज के सावंती व्यवस्थित लोग जो किताबों में पढ़ा देना चाहते हैं वो पढ़ाए ना पढ़ाए, लेकिन यहाँ फुले साहब अम्बेडकर का इतिहास बीमारी पढ़ा करके बच्चे को रहेगी, लेकिन वो समझ लेकर आएंगे। मैंने कहा अभी पीछे वामन मेश्राम साहब ने मुझे एक मंच पर महाराष्ट्र में गया था, अभी चौदार तालाब के आंदोलन में वहां दर्शन करने गया था, तो मैं चला गया। मैंने उनको भी कहा कि पिता की संपत्ति पुत्रों को आती है, चाहे माननीय बहन जी हो, चाहे माननीय प्रकाश अम्बेडकर साहब हो, चाहे वामन मेश्राम साहब हो, या अन्य हमारे पूरे देश में जो राजनीतिक दल अलग इधर उधर है। मैंने कहा कि पिता की संपत्ति पुत्रों पर आती है, और भीम आर्मी के ये वो बेटे हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर के वैचारिक बेटे बन चुके हैं, जिसको कोई काट नहीं सकता। या तो हमारी कमर पर, हमारे कंधे पर खुद ब खुद हाथ करके थपथपा कह दो कि नहीं, जाओ डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन तुम्हें आगे बढ़ाना है, वरना हम इतने मजबूत हैं, इतने काम करने वाले हैं कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को कोई पछाड़ नहीं पाया, और अगर जीवित रहे तो बाबा साहब के अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को स्थापित करने में कोई पछाड़ नहीं पाएगा, चाहे कितनी बड़ी शक्ति हमारे सामने आ जाए। और मैं ये कह नहीं रहा हूं, आप भारत के किसी भी कोने में जाकर के जहां आपको लगता है कि वहां अन्याय अत्याचार सबसे ज्यादा है, वहीं पर आपको भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ मिलेगा।
बिल्कुल मिलेगा और अन्याय के खिलाफ लड़ता हुआ मिलेगा। इस बार बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे कई लोगों की हत्या की गई, हमारी जयंतियों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें हमारे घरों के बच्चे एक्सपायर हुए हैं। 2-3 घटना तो आपके मध्य प्रदेश में हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है, राजस्थान में हुई है। ये घटनाएं लगातार हुई। लोग विदेशों से बैठकर कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती नहीं मनाई जाएगी। मैं उन्हें भी बताऊं कि हमारी आने वाली नस्लों की नस्लें भी जब तक या तो हमारा संपूर्ण विनाश हो जाए, एक आदमी जिंदा न रहे हम से, तो हो सकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती न मनाई जाए। लेकिन अगर हमारी नस्ल का एक भी बच्चा जिंदा रहेगा तो बाबा साहब का नाम सूरज की तरह इस देश का पूरे विश्व में अमर करके रखेंगे, ये मैं कहता हूं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सब लोग एकजुट हो, इकट्ठा हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को समझे, पढ़ें, पढ़ाएं, समझाएं कि ये डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी है। इस बीच अगर आपको कुछ ऐसा लगा हो कि मेरे मुंह से गलत निकला है, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन मैं जो डॉक्टर अम्बेडकर को समझ पाया हूं, जितना भी मुझे समझ आया, वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।